पता नहीं, मेरे को कोई काम ही नहीं कहते, मेरे को छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोग को पता नहीं कौन सा आप लोग के साथ अत्याचार हो रहा है कि आप लोग को छुट्टी लेनी पड़ जाती है इसके लिए। चलो कोई ना, बट बेटा ध्यान रखना, सीए के अंदर सब छोड़ना पड़ता है आपको। मैंने क्या सीए करते टाइम पे सब छोड़ दिया, अब आदत ऐसी पड़ गई घर वालों की कि ये तो काम करेगा ही नहीं छोड़ो यार हरे कृष्णा। हैं? लेट हो गए तो क्लास में नहीं आएंगे? को पीजी में बैठ के आप माता रानी की पूजा कर रहे थे? हाँ, थोड़ी बहुत सर, पास होना है। देखो मेरी बात सुनो, एक बात समझो, एक चीज बताया तो मैं क्लियरली, दो चीजें होती है। एक तो उस टाइप के बच्चे होते हैं जो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से समझ जाते हैं, एक वो वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, जो खुद के एक्सपीरियंस से समझते हैं, और एक और होता है जो समझते ही नहीं है। तो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से समझने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि सीए के अंदर रिजल्ट से 5 से 6% जाता है, यानी कि जब 95% बच्चे फेल होंगे तो आप पास होंगे। लाइफ इज रेस भागोगे नहीं तो कुछ चलते जाओगे, ठीक है याद है ना? ठीक है आप लोग को, ठीक है, वायरस। तो आपको बेसिकली ये चीज समझनी पड़ेगी दैट यू शुड बी रेगुलर फॉर योर क्लासेस। अगर आप यहां नहीं आए, आपने ऑनलाइन क्लास अटेंड करी, आई एम हैप्पी, मेरे को कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, आपकी ऑनेस्टी आपके साथ है। अगर आप यहां नहीं आए, सिंसियरली आपने घर पे क्लास अटेंड करी, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चा रेगुलर क्लासेस में रहता है, रेगुलरली होमवर्क करता है और रेगुलर स्टडी करता है, उसके पास होने के चांसेस 90% बन जाते हैं। सिर्फ 10% चांस चाहिए उसको अपनी सेल्फ स्टडी को रेगुलर करके सेल्फ स्टडी के थ्रू पास होने के लिए, वो बच्चा 100% पास हो जाता है फिर। मगर जो बच्चा ये सोचता है कि अरे अभी चलने दो, अरे दिवाली मना लेते हैं, नहीं भाई नहीं मनानी दिवाली। क्या दिवाली मनानी है? क्या शादियों में जाना है? क्या करोगे सब? एक बार एक दिवाली नहीं मनाओगे, कब मना लोगे? ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मनाओ मत, मनाओ। पूरा एक दिवाली वाला जो दिन होता है, ठीक है, उसमें क्या है, पूरे दिन क्या करोगे आप लोग? व्हाट यू गोना होल डे? आप दिन में पढ़ाई करो, शाम को आप डेफिनेटली, शाम को आपको आप अपने पूजा पाठ करो, ठीक है, उसके बाद आप थोड़े बहुत क्रैकर्स वगैरह बर्न करके आराम से मत सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगले दिन थोड़ा सा सबसे मिलना वगैरह होता है, गेस्ट वगैरह आते हैं, कोई बात नहीं, एक दिन चलेगा, बट बाकी दिन क्या? ठीक है, एक दिन भाई दूज वाला दिन होता है, उस दिन बुआ वगैरह के जाना होता है, तो ठीक है, दीदी वगैरह के जाना होता है, ठीक है, वो कर लो। 2.5 दिन खराब, उसके अलावा बाकी तो खराब नहीं करने ना। बट कई बार ऐसा होता है, आप देख लेना अभी, ठीक है, आप लोग के साथ भी हो सकता है ऐसा हो, 5-6 दिन पूरे खराब करोगे आप, 5-6 दिन तो किताब उठा के नहीं देखोगे, जो कि अपने लिए सबसे बड़ी गलत बात हो जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, ये नहीं करना अपने को। सिंसेरिटी से ही पास हो सकते हैं यहाँ पे, और कोई तरीका नहीं है पास होने का। जीएमसीएस की बात बताता हूं मैं, आई वॉज सिटिंग इन माई जीएमसीएस। तो जीएमसीएस में मैं बैठा था, जीएमसीएस समझते हैं आप लोग? ठीक है, ट्रेनिंग जो होती है, ठीक है, मैं ट्रेनिंग में था उस टाइम पे, इंस्टीट्यूट सी इंस्टीट्यूट के अंदर। ऐसे हमारी क्लास में आप लोगों से ज़्यादा बच्चे थे, करीब 100 बच्चे होंगे क्लास के अंदर, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब मिला के मान लो। उसमें पूछा, एक मैम आई थी, मेरे को नाम याद नहीं है, बहुत साल पुरानी बात हो गई अब तो, ठीक है। उन्होंने बोला कि आप में से सबसे पहले तो ये बताइए, कौन कौन रैंक होल्डर्स थे बचपन से? कौन कौन रैंक होल्डर्स थे बचपन से ही, ठीक है, जो सीए बने? मतलब रैंक होल्डर मतलब अच्छा स्कोरर, 90% प्लस, ठीक है, जिसका कभी कम नहीं आया 90% से। तो पूरे 100 बच्चों की क्लास में 3 या 4 हाथ खड़े हुए थे सिर्फ। 100 बच्चों की क्लास में 3 या 4 बच्चे ही, 4 बच्चों के ही हाथ खड़े हुए थे सिर्फ। बोले अच्छा चलो, बचपन से नहीं, 12th में जिसका 90% प्लस था, ठीक है, वो और 2-3 हाथ ऊपर हो गए, मतलब 10% मान लो आप। 100 बच्चों की क्लास में सिर्फ 10 बच्चे ऐसे, 12 बच्चे खींच के ऐसे, जिनका 90% प्लस था, बाकी 88% तो 90% वाले नहीं थे। फिर उन्होंने लेवल को थोड़ा सा डिक्रीज करा, बोले अच्छा चलो 80% वाले, और 20 बच्चे आ गए। मतलब बताने का मकसद यह है कि 80% से कम स्कोरर
जिनका स्कोर शायद 60 से 80 के बीच में रहा है, ठीक है, वो 70% बच्चे हैं या 60% बच्चे हैं जो सीए कर रहे हैं और सीए बने हैं। ये जीएमसीएस सीए बनने के बाद वाली बता रहा हूं मैं आपको। हमारे टाइम पे एक ही जीएमसीएस होती थी, उसके बाद में 2 जीएमसीएस चालू हुई। In our time, there was only one GMCS, that is after becoming a chartered accountant. After becoming the chartered accountant, तो chartered accountants ही बैठे हुए थे वहां पे। आप समझ रहे हो? Nobody else was sitting, only CAs were sitting. तो जो CA बैठे हुए थे उसमें से 60 से 80% वाले, 60%, 80 से 100 वाले, ठीक है, बचे हुए 40%। तो आप देख लो कि आप कहां पे स्टैंड करते हो। उनसे पूछा गया, अरे आप तो बचपन में पढ़ाई करते नहीं थे, इतने होशियार नहीं थे, फिर कैसे बने? उनका सबका एक ही आंसर था, सिंसियरिटी। क्योंकि हमने सिंसियरली पढ़ाई करी है। और उसमें 2 कैटेगरी के बच्चे थे। पहले वो जो बोले कि हम तो स्टार्टिंग से फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, और दूसरे वो जो सेकंड थर्ड अटेम्प्ट वाले थे। उन्होंने कहा कि हमारी गलतियां थी कि हमने शायद फर्स्ट अटेम्प्ट पे ध्यान नहीं दिया। तो भाई आप लोग सीख जाओ ना। एक चीज ध्यान रखना, मतलब मेरे को, आप पढ़ाई कर रहे होंगे बैकग्राउंड में, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। मैं, दिस इज फॉर एवरीबडी, नॉट फॉर अ सिंगल पर्सन, दिस इज फॉर एवरीबडी एंड जस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग। मैं बता रहा हूं आप लोग को, घर पे बैठ के जब सारी शादियां, सारे फंक्शंस भूलोगे ना, तब सीए बनोगे आप लोग। और वो जो फंक्शंस वगैरह जाना जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। मैं बता रहा हूं, मेरे आईपीसीसी के ड्यूरेशन के अंदर जब मैंने सेल्फ स्टडी करना चालू किया था, जब मैं सब जगह से फ्री हो गया था और घर बैठ के सिर्फ सेल्फ स्टडी करता था, मेरे को जहां तक याद है मैंने सिर्फ एक फंक्शन अटेंड करा था, ठीक है, और जिसमें मैं सिर्फ घर पे बैठ के पढ़ाई करता था, कुछ नहीं करता था। मैं घर बैठता था, सेल्फ स्टडी करता था। मेरे से ना ऐसे टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई नहीं होती थी, तो मैंने लगाए गद्दे, ठीक है, उस पर लगाई चौकी, ठीक है, पीछे लगाए क्वेश्चन, ठीक है, और फिर मस्त बैठ के मैं पढ़ाई करता था। मेरे से ऐसे वैसे चौकी पे बैठ के मस्त पढ़ाई होती थी। ऐसे आप लोग के साथ ऐसा एप्लीकेबिलिटी नहीं है, ठीक है। आप लोग चाहो तो अपने, ठीक है, जहां पे जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो, मेरे को उसका कोई इशू नहीं है। बट जहां पे आप सिटिंग दे सकते हो, जहां पे आप बैठ सकते हो, पूरा दिन गुजार सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्टैंड हेयर लाइक फॉर आवर्स। मेरे को यहाँ पे खड़े रहने में मजा आता है, तो मेरे लिए कोई सजा नहीं है। हो सकता है कोई 15 मिनट यहाँ पे खड़ा रहे, उसके पैरों में दर्द होने लग जाए, तो मेरे को बैठने से ज्यादा यहाँ पे खड़े रह के पढ़ाने में मजा आता है। आई जस्ट वॉन्ट टू एक्टिवेट माई होल बॉडी, कि मेरे को पढ़ाना है तो पूरी बॉडी से पढ़ाना है, समझ रहे हो? इसलिए मैं खड़ा रहता हूँ। मेरे से ना बैठ के आलस आता है मेरे को, तो इसलिए मेरे को लगता है कि मैं खड़े रह के पढ़ाऊँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्टिवेट माई होल बॉडी टू टीच यू, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता था, मैं जब बैठ के पढ़ता था ना, तो चौकी पे बैठ के पढ़ता था, मेरे को लगता था मेरा बहुत अच्छा कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो चौकी मेरे एकदम पास आ जाती है, ठीक है, मैं चौकी को एकदम पास ले लेता हूँ और फिर मस्त बैठ के पढ़ता हूँ, ठीक है। थोड़ा पैरों में दर्द होने लग जाता है तो पैरों को नीचे, चौकी के नीचे डाल लेता हूँ, ठीक है, फिर चौकी को अपने पास कर लेता हूँ, एकदम मस्त बैठ के पढ़ाई करता था। मेरे को मजा आता था इस तरीके से पढ़ने में, मेरे को इंटरेस्ट आता था, मैं पढ़ता था, मैं किसी फंक्शन में नहीं जाता था। एक बार कोई बहुत ही ऐसे नानी के कोई फंक्शन होगा या बुआ के कोई फंक्शन होगा, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट जाना जरूरी था, ठीक है। नहीं तो इट सीम्स, समटाइम्स इट सीम्स रूड कि तू नहीं गया तो वो लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, फिर बुआ क्या बोलेगी, बुआ क्या ही होगा फिर तो, तभी मम्मी ने ऐसा फोर्स किया होगा, ठीक है। अब मैं गया, मेरे मेरे वार्डरोब में मैंने जाके कपड़े पहने, कपड़े सारे टाइट, क्योंकि अपन से पढ़ाई कर रहे हैं। अब अपन ने ध्यान दिया नहीं, अपने को कोई जानना नहीं, घर में तो घर वाले कपड़े पहनने थे, ठीक है। अब फंक्शन में जाना है तो फंक्शन वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे। शर्ट पहन के देखिए तो शर्ट आ ही नहीं रही, शर्ट टाइट हो गई। मैं पापा की शर्ट पहन के गया फंक्शन में। फंक्शन में जाना वॉज दैट वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे को मम्मी ने पापा की शर्ट पहनाई, वो आ गई थी। उसके बाद माय मॉम वॉज लाइक कि बोले इसे क्या कर रहे थे, ये पढ़ाई करने में इतना इतना तो मोटा हो रहा है, हेल्दी हो रहा है, क्या मतलब है? फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मम्मी बोली कि रोज गार्डन में 4-5 चक्कर काट के आया कर। हमारे घर के पास में थोड़ा 200-300 मीटर पे हमारे घर के पास में गार्डन है, ठीक है। तो एक तो छोटा वाला गार्डन जस्ट पीछे है और एक बड़ा वाला गार्डन है, ठीक है, वो थोड़ा सा दूर है, 200-300 मीटर जो मैं बता रहा हूँ आपको। मम्मी का वहां पे जाके 5-6 चक्कर काट आया कर। मेरे हिसाब से 300 मीटर्स का एक चक्कर होगा, मतलब 3 चक्कर 1 किलोमीटर के बराबर। तो इट वॉज लाइक 10 चक्कर काटिया, करीब 3 किलोमीटर के आसपास हो जाएंगे। फिर मेरे को लगा इसमें टाइम वेस्ट होगा, तो मैं पता क्या करता था, मैं अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेता था। मैंने आपको बताया था, मैं अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेता था और अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके फिर मैं गार्डन में चले जाता था और गार्डन में जाके पढ़ता था। मतलब गार्डन में जाके मेरी आवाज़ ही सुनता था मैं। मेरे को ऐसा लगता था कि टाइम कहीं मेरा वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम एनीवेयर। अभी आप लोग की वो उम्र नहीं रही कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर सको। आप लोग अपने लाइफ के उस पड़ाव पे आ चुके हो जहां से अब आपकी जिंदगी सेट होने वाली है।
तो आई वॉन्ट योर सिंसियरिटी एंड रेगुलरिटी फॉर द क्लासेस। और जो क्लासेस में रेगुलर रहेगा, मैं आपको लिख के देता हूं, अगर वो बच्चा क्लास में रेगुलर है तो उसके पास होने के चांसेस उन लोगों से बहुत ज्यादा है जो कि इरेगुलर है क्लासेस के अंदर। बहुत ज्यादा चांसेस है आप लोग के पास होने के। तो सबसे पहले आपके 50-60% चांसेस तो वहीं बुक हो जाते हैं व्हेन यू आर रेगुलर फॉर योर क्लासेस, फॉर योर एंटायर क्लासेस। मार्क योर अटेंडेंस, जिनकी अटेंडेंस काफी ज्यादा है उनके पास होने के चांसेस भी कंपैरेटिवली ज्यादा है, और ये मैंने ट्रेंड देखा है। आई एम टेलिंग यू द ट्रेंड, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, नॉट ओनली इन माई क्लास, नॉट ओनली इन सीए, बट इन एवरी स्पेयर, जहां जहां मैंने पढ़ा है, जो जो चीज मैंने पढ़ाई होगी, उन हर जगह पे मैंने ये चीज देखी है। जो बच्चा रेगुलर है क्लास के अंदर, उसका स्कोर कंपैरेटिवली बाकी बच्चों से ज्यादा है, उसके चांसेस वैसे ही 50% प्लस हो जाते हैं। तो अब आप क्लास में रेगुलर हो, 50% आप पास हो गए, क्लास का पूरा होमवर्क करके आते हो, रिवाइज करके आते हो, ठीक है, 20% 30% और जोड़ लो, 80%। बाकी रेस्ट 20% डिसाइड करेगा आपका, ठीक है, जो घर पे आपको रेस्ट मिलेगा, रेस्ट मतलब ठीक है सेल्फ स्टडी का टाइम मिलेगा, बाकी वो चीजें डिसाइड करेगी। क्योंकि आपने यहां पे मेहनत ज्यादा कर ली है तो वहां पे सेल्फ स्टडी की मेहनत थोड़ी सी कम हो जाएगी। 4 महीने मिलेंगे सेल्फ स्टडी के करीब, 4 months, 8 hours डेली, मोर देन सफिशियंट। 4 months 10 hours डेली रैंक है। बट इस 4 महीने के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ नया पढ़ रहे हो, यू आर डिस्कवरिंग समथिंग न्यू, नो। इन 4 months के अंदर यू आर स्टडिंग समथिंग विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अर्लियर, तो आपका रैंक है। बट अगर आप कुछ नया पढ़ोगे क्योंकि आपने पढ़ा नहीं था, कि आपने क्लासेस मिस करी थी, फिर देख लो यार, फिर जितना जितना क्लासेस मिस करते जाओगे उतना उतना उस सब्जेक्ट के अंदर एक एक नंबर कम करते जाओ। लेट्स टेक माय सब्जेक्ट ऑडिट, ठीक है, ऑडिट में अगर आपने 10 क्लासेस कम करी, 10 क्लासेस मिस करी, तो 10 दिन 10 नंबर तो वैसे ही काट लो, वैसे भी 10 नंबर तो वैसे ही कटेंगे। ऑडिट है, थियरी सब्जेक्ट है, 85 तो वैसे ही हो गया, 85 88 से ज्यादा तो ऊपर वैसे भी नहीं जाते, 90 के ऊपर तो वैसे भी जनरली नंबर जाते नहीं है। ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट की बहुत ही मन कर गया यार इस बार तो दे ही देता है नंबर, यार कर लेता है यार, तो वो शायद 91 92 तक दे दे, अदरवाइज 90 इज द मैक्सिमम थ्रेशोल्ड कट ऑफ। समझ रहे हो? अब 90 मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है, तो यानी कि 80 नंबर तो 90 तो वैसे ही हो गए, 10 से कम कर लो, 10 दिन की क्लास में 10 कम 80, और 10 कम। अब बाकी आप समझदार हो ही, ठीक है। अब चालू करते हैं आज, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 खत्म करना है अपने को, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। एंड वी वर अप टू समथिंग, हम लोग कुछ लिख रहे थे। चल जाओ भाई। हाँ जी, लाइए वो देना एक बार, बुक देना एक ऑडिट की। एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? GMCS होता है, इट्स ए ट्रेनिंग। सीए के साथ आप सीए आईपीसीसी क्लियर कर लो, उसके बाद होगी। चलिए, ऑडिट प्लानिंग एंड मटीरियलिटी चल रहा था अपना। हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल मटेरियल आइटम दैट। ठीक है, हाँ, मटेरियल आइटम्स कौन से होते हैं भाई? जो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो सारे के सारे आइटम्स को क्या माना जाता है? मटेरियल आइटम्स माना जाता है। ओके,
इसमें लिखना sometimes materiality is not always is not always is not always a matter of relative size, a matter of relative size. ऐसे तो अपने को लगता है जो बड़े साइज के आइटम्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं, वही मटेरियल होते हैं, बट कई बार ऐसा नहीं होता. कई बार ऐसा होता है कि जो स्मॉल लेवल के, जो स्मॉल साइज के जो आइटम्स होते हैं, वो भी मटेरियल बन सकते हैं. वो कैसे मटेरियल बन सकते हैं? मटीरियलिटी इज नॉट ऑलवेज अ मैटर ऑफ रिलेटिव साइज. अपने को ऐसा लगता है कि हाँ इट्स अ बिग साइज आइटम, ठीक है, करोड़ों के ट्रांजैक्शंस है, वही मटेरियल हो सकते हैं. नहीं, छोटे ट्रांजैक्शंस भी कई बार मटीरियलिटी को डिफाइन कर सकते हैं. छोटे ट्रांजैक्शंस भी कई बार हमारे लिए मटीरियल हो सकते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल लिखिए. फॉर एग्जाम्पल, कल मैंने वैसे तो समझा दिया था. हाँ, स्मॉल अमाउंट lost by fraudulent practices. Small amount lost by fraudulent practices of certain employees can indicate a serious flaw in the enterprise internal control system, requiring immediate attention to avoid future losses. तो ये बोलता है कई बार ऐसा हो जाता है कि स्मॉल अमाउंट जो हुए, अब जैसे क्या होता है, कोई फ्रॉड करता है. अब जरूरी नहीं है कि वो बड़े अमाउंट का सीधे सीधे फ्रॉड कर दे. हो सकता है वो छोटे छोटे अमाउंट का फ्रॉड कर रहा हो. तो अगर कोई एम्प्लॉय छोटे अमाउंट का फ्रॉड करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 0.25 राउंडिंग ऑफ के अंदर, तो हो सकता है कि अभी तो इतनी कोई जरूरत नहीं पड़ रही, बट लेटर ऑन हो सकता है ये अमाउंट को क्या कर दे, ग्रेटर साइज कर दे, अमाउंट को बढ़ा दे. ओके, तो हो सकता है फ्यूचर में इस अमाउंट को इंक्रीज कर दे, हो सकता है फ्यूचर में इस अमाउंट को एनहांस कर दे, हो सकता है फ्यूचर में और बड़ा फ्रॉड करे. समझ आई के बात? तो ये चीज ऑडिटर को इंश्योर करनी पड़ेगी, ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि हो सकता है करंटली ये फ्रॉड्स क्या हैं, छोटे साइज के हैं, मगर ये फ्रॉड फ्यूचर में बड़े साइज के बन सकते हैं. समझ आ गया भाई? ऐसा होता है ना, छोटे 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 कितने सारे फ्रॉड्स, फिर मल्टीपल फ्रॉड्स हो जाएंगे, तो इनका वैसे ही साइज क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और ये बड़ा फ्रॉड बन जाएगा. ओके, few of such cases, कुछ केसेस देखते हैं इसके अंदर. केस नंबर ए, company should disclose additional information regarding any income or expenditure. Company should disclose additional information regarding any income or expenditure which exceeds 1% of revenue from operations or rupees 1 lakh, whichever is
हायर तो कंपनी को अलग से शो करना पड़ेगा कोई भी आइटम्स जो कि 1% ऑफ आरएफओ या फिर 1 लाख विच एवर इज हायर से ज्यादा के हैं, ठीक है, उनको एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। समझ आ गया? तो एक्चुअली क्या है, ये मटीरियलिटी लेवल सेट कर रहे हैं अपना। अगर मैं बात करूं कि हाउ टू सेट अ मटीरियलिटी लेवल, तो मटीरियलिटी लेवल के अंदर आपको यहां से क्या करना है, सबसे पहले तो एनी आइटम जो कि 1% ऑफ आरएफओ या 1 लाख रुपए से विच एवर इज हायर से ज्यादा का है, ऑडिटर का उस पर स्पेसिफिक फोकस होना चाहिए, क्योंकि वो आइटम क्या हो जाता है, मटीरियल हो जाता है। तो उसके लिए हम स्पेसिफिक डिस्क्लोजर की डिमांड कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉयज की सैलरी है, अब एम्प्लॉयज की सैलरी सेल्स के 4% के बराबर है, 5% के बराबर है, तो मुझे उसे स्पेसिफिकली चेक करना पड़ेगा। कोई ऐसा सिंगल ट्रांजैक्शन जैसे कि रेंट, वो एंटिटी की टोटल सेल का 8% है, उसको स्पेसिफिकली चेक करना पड़ेगा। समझ आ गया? तो कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि एंटिटी के आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन समझते हैं ना आरएफओ, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, ठीक है, तो जो भी इनका सेल है उससे अगर 1% से ज्यादा है, तो कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो मुझे उसे स्पेसिफिकली चेक करना पड़ेगा, बिकॉज इट सेट्स अ लेवल ऑफ मटीरियलिटी। क्योंकि इस लेवल के ऊपर के जो भी आइटम्स हैं वो ऑडिटर के लिए इंपॉर्टेंट है, मटीरियल माने जाएंगे। समझ आ गया क्या? दोज आइटम्स विल बी कंसिडर एज मटीरियल, वो मटीरियल आइटम्स है हर कंडीशन में। समझ आ गया? बरोबर, ठीक है। बी पॉइंट, कंपनी शुड डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट समझते हैं? बैलेंस शीट के सपोर्ट में जो नीचे नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं ना, जो जिसमें बैलेंस शीट का डिस्क्रिप्शन होता है, तो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा शेयर्स इन द कंपनी held by a shareholder holding more than 5% शेयर्स। अगर किसी शेयर होल्डर के पास में किसी कंपनी के 5% से ज्यादा शेयर्स हैं तो इसको हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। समझ आ गया? ये बात हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। सर क्यों? क्योंकि वो जो पर्सन है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन प्ले करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, वो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो इस चीज़ को हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। समझ आ गया? हाँ, डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की अगर कैपेसिटी है, क्योंकि अ सिंगल पर्सन इज होल्डिंग 5% शेयर्स, तो ये काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन पे आ जाता है कंपनी के। इसके पास कंपनी के कोई डायरेक्टरशिप की पोजीशन है, वो भी हमें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ये सारी बातें हमें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, इसके साथ कंपनी के कोई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं क्या, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं क्या, ऑडिटर को ये सब चेक करना पड़ेगा। समझ आ गया? क्योंकि यहां पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर फ्रॉड होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ही नहीं तो सत्यम कंप्यूटर्स का स्कैम किया था, याद आया क्या? सत्यम कंप्यूटर, मेहतास, तो मेहतास जो था वो सत्यम का ही तो पार्ट था। समझ गए? सत्यम यहां से पैसा निकाल के वहीं से तो वाइट कर रहा था, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी सब्सिडियरी कंपनी, रिलेटेड पार्टीज, इनसे आपके कितने कितने ट्रांजैक्शन है, और कहीं आप इनसे अपने ब्लैक मनी को वाइट तो करने की कोशिश नहीं कर रहे, या एक्सपेंसेस फर्जी तो नहीं दिखा रहे हो कहीं भी, ठीक है, तो ऑडिटर को ये चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी। समझ आ गया? हाँ, आरएफओ मतलब सेल्स। फॉर 15 और 20 डेज, जीएमसीएस की बात कर रहा होगा शायद ये। हाँ, पहले 1 महीने की होती थी, अभी 15-15 दिन की होती है, 2। ओके, आरएफओ मतलब सेल्स हो ही गया। चलो, हाँ जी, अब लिखना ऐसे मटीरियलिटी का ऐसे कौन सा है, जल्दी बताओ। 320। ओके, पूरा क्या है उसका नाम? मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड
परफॉर्मिंग एन ऑडिट ऑफ, ठीक है, लिखेंगे इसमें ऐसे 320 ऑन, पूरा लिखना आप लोग, मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, deals with the auditor's responsibility, auditor's responsibility deals with the auditor's responsibility to apply the concept of materiality, concept of materiality in planning and performance of audit, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट। ये बोलता है भाई ऐसे 320 जो है ना, वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है कि भाई ऑडिटर तेरी जिम्मेदारी है कि जब भी तो ऑडिट करेगा तो उसकी कोई भी प्लानिंग होगी या उसका कोई भी परफॉर्मेंस होगा, उसके अंदर देखो मटीरियलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। सर क्यों? क्योंकि भाई साहब मटीरियल आइटम्स आपसे चूक ना जाए, छोटे छोटे आइटम्स अगर चूक जाते हैं, भूल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो किसी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। मटीरियल ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो सारे के सारे शेयर होल्डर्स के डिसीजन को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको उन आइटम्स को तो डिटेल में चेक करना पड़ेगा। ये ऑडिट सैंपलिंग जो आप अप्लाई कर रहे हो ना, ये मटीरियल आइटम्स के ऊपर अप्लाई मत करना, नॉन मटीरियल या इमटीरियल आइटम्स के ऊपर अप्लाई करोगे चलेगा। समझ आ गया क्या? जल्दी से बताओ। एफआरएफ का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, एफआरएफ एफआरएफ डिस्कस करता है क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी, in the context of preparation and presentation of financial statement। एफआरएफ डिस्कस करता है कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी कि बोले प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अपने को, ठीक है, मटीरियलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। एफआरएफ जो है वो डिस्कस करता है कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी कि जब आप प्रिपेयर करते हो, प्रेजेंट करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो आपको मटीरियलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। बट ये डिफरेंट टर्म्स में बोलता है, मतलब ऐसे नहीं मटीरियलिटी वर्ड यूज नहीं करता, बट कुछ और तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि जब अपन एफआरएफ बनाते हैं, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के थ्रू जब अपन एफआरएफ मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो वहां पे अपने को मटीरियलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब मटीरियलिटी का जो लेवल है वो कंपनी से ही चालू हो गया। कंपनी को भी डिस्क्लोजर के टाइम पे, कंपनी को प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन के टाइम पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम पे मटीरियलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मगर वो मटीरियलिटी वर्ड यूज नहीं करते, वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात करता है। और फिर उसके बाद जब ऑडिटर आएगा तो ऑडिटर दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करेगा, ऑडिटर सीधी बात बोलेगा कि मटीरियलिटी मुझे चेक करनी है। समझ आ गया? तो यहां पे जो एफआरएफ बनाते, एफआरएफ के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन हो रहा है, वहां पे मटीरियलिटी को दूसरे तरीके से डिफाइन किया गया है। अब जो मटीरियलिटी को दूसरे तरीके से डिफाइन किया गया है, या मटीरियलिटी को आइडेंटिफाई करने के जो दूसरे तरीके बताए गए हैं एफआरएफ के अंदर, वो कौन कौन से हैं?
उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पे ऑडिटर को तो ध्यान रखना ही है, किस चीज का? प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट। आप समझो मटीरियलिटी चार जगह पे अप्लाई हो रही है, या सिंपल तरीके से 2 जगह पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। उसके अंदर दो के अंदर दो चीजें हैं। क्या क्या? 2 जगह। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टाइम पे मटीरियलिटी का ध्यान रखना है, ठीक है। अब प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टाइम पे मटीरियलिटी का कौन ध्यान रखेगा? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टाइम पे किसकी जिम्मेदारी होती है? मैनेजमेंट की, ठीक है, कंपनी की जिम्मेदारी होती है। तो वो ध्यान रखेगी किसका? मटीरियलिटी का। उसके बाद यहां पे ऑडिट करने के टाइम पे किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है। तो एफआरएफ ने ऑलरेडी मटीरियलिटी के बारे में कुछ कुछ बात कर रखी है, जो बोलता है किस चीज के लिए, ठीक है। आप लोग प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियलिटी का ध्यान रखा जाएगा। और ऑडिटर क्या करता है? ऑडिट यहां पे आके प्लानिंग करता है, उसकी परफॉर्मेंस करता है। तो प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस के टाइम पे ऑडिटर को ध्यान रखना पड़ेगा मटीरियलिटी। तो मटीरियलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों कौन? यहां पे एंटिटी को भी ध्यान रखना पड़ेगा मटीरियलिटी का, और दूसरा ऑडिटर को भी ध्यान रखना पड़ेगा मटीरियलिटी का। समझ आ गया? तो ऑडिटर की जिम्मेदारी तो हम बाद में देखेंगे। पहले जो एफआरएफ बनाए जा रहे हैं, एफआरएफ के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जा रहे हैं, उसमें आपने मटीरियलिटी का कैसे कैसे ध्यान रखना है, या किस टर्म्स के अंदर ध्यान रखना है, वो उसके बारे में बात करते हैं। देखना, misstatements are material if expected to influence the economic decision of users taken on the basis of financial statements। तो मिस स्टेटमेंट्स आर मटीरियल। मिस स्टेटमेंट्स को क्या माना जाएगा? मटीरियल माना जाएगा। मिस स्टेटमेंट्स विल बी कंसिडर एज मटीरियल। मिस स्टेटमेंट्स को मटीरियल माना जाएगा अगर वो इन्फ्लुएंस कर दे इकोनॉमिक डिसीजंस किसके? उन लोगों के जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। जैसे आज मैं हूं, मैं आज एक कंपनी के जो डिसीजंस लेता हूं ना, कंपनी के अंदर मुझे इन्वेस्ट करना है या इन्वेस्टेड रहना है, वो पता है किस बेसिस पे लेता हूं मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे लेता हूं। मतलब मैं कंपनी उठा के देखता हूं, ठीक है, कोई भी कंपनी की मेरे पास रिपोर्ट आई, फॉर एग्जांपल बोले कि आप एक काम करो, आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। मैं उस कंपनी में तब इन्वेस्ट करूंगा, पहले मैं फाइनेंशियल्स देखूंगा, जाऊंगा मैं उसकी सेल्स देखूंगा, उसके रिजर्व्स एंड सरप्लसेस देखूंगा, उसका नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है वो देखूंगा, पीबीटी कितना है। मेन तो मैं पीबीटी चेक करता हूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। बाकी चीज़ें तो क्या इमटीरियल होती है, बाकी चीज़ें इमटीरियल होती है। रिजर्व्स में कितना ट्रांसफर कर रहा है, क्या कर रहा है, पीबीटी चेक कर लो। पीबीटी नेगेटिव आ रहा है मतलब काम खराब है। फिर उसके पीबीटी कब से नेगेटिव आ रहे हैं वो चेक कर लो। इस साल अगर इसी साल नेगेटिव आया तो क्या रीजंस की वजह से नेगेटिव आया, उसको इंश्योर करता हूँ मैं। उसके बाद मेरे को लगता है तो मैं आई जस्ट इन्वेस्ट दैट मनी, इन्वेस्ट माई मनी इनटू दो शेयर्स एंड आई जस्ट कीप इन्वेस्टिंग दैट मनी, ठीक है, कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी टेम्पररीली नीचे जा रही है तो मैं इन्वेस्ट नहीं करता। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया में मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ? 9 रुपये 8 रुपये का शेयर चल रहा होगा इसका। वोडाफोन आइडिया जो है उसकी ग्रोथ रेट है -8%। उसकी ग्रोथ रेट है -8%। हर साल का उसका लॉस होता है 400-500 करोड़ का। इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कोई भरोसा नहीं है इस कंपनी का। आज मैंने 1000 शेयर्स लेके रख दिए मान लो, ठीक है। अब अगर मेरा रिस्क एपेटाइट है कि मैं रिस्क लेना चाहता हूँ तो मैं रिस्क ले सकता हूँ, चाहूँ तो, ठीक है। मैंने 1000 शेयर्स लेके 8-9 हज़ार का गैम्बल खेल लिया। अगर कल को कुछ हो गया, कोई न्यूज़ आ गई जैसे कि इसमें अडानी ने बोला कि मैं खरीद रहा हूँ इस कंपनी को, तो इस कंपनी का भाव चल गया 15-16 रुपये, तो आपके सीधे डबल हो गए पैसे। एक तो रिस्क ये है, और दूसरा अगर मान लो कुछ भी नहीं हो पाया तो कंपनी सीधे बंद। तो दोनों चीज़ें हो सकती है, देयर कुड बी लाइक बोथ साइड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे को, मैं सिर्फ अपना 10% या 20% तक रिस्क एपेटाइट रखता हूँ टोटल इन्वेस्टमेंट्स का। टोटल इन्वेस्टमेंट्स का 10 to 20% मैं रिस्क एपेटाइट रखता हूँ। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी है, सो आई डू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस वगैरह ले रखे हैं मैंने। अब आप सोचो, बिटकॉइन की कीमत आज की डेट में चल रही है 16 लाख रुपए, 16 लाख रुपीज़ का एक बिटकॉइन आ रहा है। बहुत ज़्यादा गिर गया बिटकॉइन की कीमत बहुत ज़्यादा गिर गई। तो मैंने अभी रिसेंट में और बिटकॉइंस परचेज कर लिया, मतलब 16 लाख नहीं, ठीक है, बट हाँ
आप कितना भी अमाउंट में बिटकॉइन परचेज कर सकते हो, समझ आ गया। जैसे मैंने मान लो 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर दी, ये 5,000 वो 5,000 है जो मैं खर्च कर आया, ऐसा मान लेता हूं। जैसे मान लो एग्जाम्पल देता हूं मैं, छोटा सा एग्जाम्पल है। आज मान लो मेरे को मन कर रहा है कि यार ठीक है मैं बाहर जाके डिनर करके आऊं, लेट्स से। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो रहने दो, फालतू 1,000-2,000 खर्च हो जाएंगे, तो 1,000-2,000 से मैंने बिटकॉइन खरीद लिया। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है। 1,000-2,000 से मैंने बिटकॉइन खरीद लिया, लेट्स से। तो जो पैसा मेरे को लगता है ना कि मैं खर्च कर रहा हूं, वेस्ट कर रहा हूं, वही मैं बिटकॉइन में लगाता हूं, जो मैं मान लेता हूं कि मैंने खर्च कर दिया। मैं 1 रुपए भी आए नहीं आया, ये तो खर्चा था मेरा भाई, ये तो मैं खर्च करने वाला ही था। तो इसलिए क्या है, मैं बिटकॉइन उठा के देखता नहीं हूं। अभी रिसेंट में मैंने बिटकॉइन का और मेरा पूरा क्रिप्टो करेंसी उठा के देखा, तो मेरे को पता लगा, कॉइन डीसीएक्स के थ्रू मैं इन्वेस्ट करता हूं उसके अंदर, तो मेरे को पता लगा जितना पोर्टफोलियो था ना वो आधा रह गया। आधा वैसा खत्म। मैं कहा, कोई बात नहीं, दुखी होने की 1 मिनट के लिए दुख हुआ, अरे यार पूरा जीरो, मतलब आधा। फिर मेरे को लगा अरे दुख तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो क्या है, ये तो खर्चा है मेरा, खर्चे में आधे पैसे बच गए, यू शुड बी हैप्पी, और खर्चा कर दो। फिर मैंने क्या किया, 16 लाख के आसपास में और खरीद लिए, जब इसका भाव 16 लाख चल रहा है तो मैंने और इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा सा और खर्चे कर लिए। कोई नो शॉपिंग, ऐसे मेरा शॉपिंग करने का मन कर रहा था, तो मैंने कहा नहीं नहीं करते, लगा देते इसमें थोड़ा सा और। तो लेट से मैंने 5,000 और इन्वेस्ट कर दिए। तो इससे क्या होगी, एवरेजिंग होगी, कि एक मेरा बिटकॉइन खरीदा हुआ है मान लो 30 लाख के आसपास की रेट पे, और अभी मेरा बिटकॉइन खरीदा हुआ है किस रेट पे, 16 लाख के रेट पे, तो मेरा एवरेज रेट आ गया मान लो 21 लाख रुपए। मेरा एवरेज रेट आ गया कितना, 21 लाख रुपए के आसपास। ठीक है, मान लो मैंने 2-4 दिन में और थोड़ा सा बिटकॉइन खरीद लिया, या थोड़ा और गिर गया। मैं बिटकॉइन को तब से देख रहा हूँ जब बिटकॉइन की कीमत चली थी 5-6 लाख रुपए, बट हम लोग के पास इतने सोर्सेस नहीं थे मेरे पास कि कहाँ से खरीदा जाए बिटकॉइन, तो इसलिए आई कुडंट बाय इट। मतलब मेरे को नहीं पता था कहाँ से खरीदे कहाँ से नहीं खरीदे, मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश भी करी थी, बट खरीदने का कोई प्रॉपर सोर्स नहीं था। मेरे एक दो जानकारों ने खरीदे भी थे बिटकॉइंस, ठीक है। एक मेरे एक जानकार थे, उनके पास 3 बिटकॉइंस थे उस टाइम पे। अब 3 बिटकॉइंस थे उस टाइम पे उनके पास, जब भाव चल रहा था 30-35 लाख रुपए, और उनका अकाउंट हैक हो गया, उनके तीनों बिटकॉइंस गायब, 1 करोड़ के बिटकॉइंस खत्म। मैं उनसे पूछना चाहता था कैसे खरीदूं, तो मैंने ये सुन के मैं कहा छोड़ा, पूछना ही नहीं है। मैंने नहीं, मैंने कहा इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए भाई। मैंने कहा ना मैंने आपको कि रिस्क कैलकुलेटेड होनी चाहिए, ठीक है, अनकैलकुलेटेड नहीं होनी चाहिए। आज अभी अभी ये बोल दे, ठीक है, एलॉन मस्क के 16 लाख का बिटकॉइन हो रहा है, मैं बिटकॉइन एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं 1,000 बिटकॉइन खरीद रहा हूँ, अभी ऐसा बोल दे, तो अभी के अभी बिटकॉइन चल जाए 40-50 लाख। भाई उसने बोला था ना कि टेस्ला एक्सेप्ट कर लेगी बिटकॉइन, 60 लाख पहुंच गया था बिटकॉइन का भाव। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, डॉज कॉइन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो बिटकॉइंस है ना, ये जितने भी ये जो क्रिप्टो करेंसी होती है, ये लिमिटेड होती है, दे आर लिमिटेड इन नंबर। तो जो लिमिटेड क्वांटिटी होती है ना, जैसे इसके 2.5 मिलियन यूनिट से ज़्यादा नहीं बन सकते। अब 2.5 मिलियन यूनिट्स के अंदर ही ट्रेडिंग होगी, ठीक है। अब 2.5 मिलियन यूनिट से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, तो हो ही नहीं सकते, तो डिमांड सप्लाई का गेम है, डिमांड ज़्यादा तो प्राइस ज़्यादा। मगर जैसे इंडियन करेंसी है, अब इंडियन करेंसी की कीमत अगर मान लो कमी पड़ती है, तो सरकार और प्रिंट कर देगी। हाँ आरबीआई इतना गोल्ड भिजा, 200 करोड़ का गोल्ड भिजवा दिया, हाँ यार 1,000 करोड़ के नोट छापना था, खत्म बात, छप जाएंगे नोट्स, ठीक है, और बोलो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आरबीआई को बोल के आप और क्या कर सकते हो, डेफिसिट फाइनेंसिंग, मतलब नोट को छापना, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ गई, सप्लाई बढ़ा दी आपने, सप्लाई बढ़ा दी तो कीमत तो गिर जाएगी। पैसे की वैल्यू क्यों गिर रही है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है, कि आप धमाधम प्रिंटिंग कर रहे हो, तो जितना ज्यादा प्रिंटिंग होगी उतनी कीमत गिरेगी। समझ आ गया। सरकार ने अब जैसे प्रिंटिंग बंद कर दी है, प्रिंटिंग नहीं करते वो ज्यादा, ठीक है। अब 2,000 के नोट भी धीरे धीरे मार्केट से गायब हो रहे हैं। 2017 के, जब 2018 के बाद अपने जो आया था, जो ये हुआ था डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद से 2,000 के नोटों की प्रिंटिंग बंद कर दी सरकार ने। उसके बाद से अभी जो 2,000 के नोट आपको मिलेंगे ना, ऐसे पुराने मिलेंगे, देखना कभी किसी को नया 2,000 का नोट मेरे हिसाब से तो नहीं मिला है, ठीक है। इतने टाइम से 2,000 के नोट देखने ही बड़े मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। अभी कोई मैंने एक प्रॉपर्टी बेची थी, तो उसका कुछ पेमेंट आया था एडवांस का, तो जो एडवांस का पेमेंट आया था ना उस प्रॉपर्टी सेल करने का, उसमें सारे 500 के नोट थे, सिर्फ 50,000 रुपए। मतलब आप सोच लो, ठीक है, 50,000 रुपए मतलब 25 नोट थे 2,000 के, बाकी सारे के सारे नोट कितने के थे, 500-500 के, 500 के, मतलब 500 का इतना बंडल हो रहा है, तो 2,000 का इतना सा बंडल, मतलब है ही नहीं, मार्केट में ही नहीं है। उसका जब नेक्स्ट पेमेंट आया तो पूरा 500 का बंडल, मतलब आया ही नहीं 2,000 का बंडल, क्योंकि 2,000 है ही नहीं इकोनॉमी में। तो सरकार ने क्यों 2,000 को वॉश आउट कर दिया, क्योंकि इनको पैसे की कीमत बढ़ानी है, इसलिए वो चाहते हैं कि मनी की वैल्यू मेंटेन रहे। चलो
समझ आया आपको? तो कभी भी क्या है, किसी भी कंपनी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहीं पे कंपनी क्या करती है, फ्रॉड करना चालू करती है, जैसे कि सत्यम कंप्यूटर्स ने किया। आज सत्यम कंप्यूटर्स ने क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लॉस कर दिया उन्होंने। भाई आज मैंने अगर मान लो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे किसके, सत्यम कंप्यूटर्स के, उसके उठा के देखे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें बैंक दिखा रहा है कि बैंक में 500 करोड़ रुपए रखे हुए। मेरे को लगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बढ़िया है, बढ़िया है, कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। अपन किस पे भरोसा कर सकते हैं, ऑडिटर पे तो कर सकते हैं। ठीक है, 500 करोड़ दिखा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कि इसके बैंक में 500 करोड़ पड़े, पड़े कितने थे, पड़े 5 करोड़ थे। फिर रिस्क है कि नहीं है? यही चीज बोलना चाहता हूं मैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट हुआ तो इकोनॉमिक डिसीजंस को क्या कर देगा, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर देगा। समझ आ गया? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम पे इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ ऐसे आइटम्स तो नहीं है, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। समझ आ गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। देखो, जजमेंट आती है मटीरियलिटी की कि ये आइटम मटीरियल है कि नहीं है, वो डिपेंड करता है साइज एंड नेचर ऑफ अ मिस स्टेटमेंट के ऊपर। साइज एंड नेचर ऑफ अ मिस स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आइटम मटीरियल है कि नहीं है। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट साइज। ठीक है, साइज मतलब समझ ही गए कि बड़ा आइटम है। ठीक है, एनी आइटम विच इज अबव 1% ऑफ द टर्न ओवर इज अ मटीरियल आइटम। समझ आ गया? एक एंटिटी है जैसे कि रिलायंस जैसी एंटिटी है, ठीक है, तो अब उसके अंदर क्या है, मान लो उसके अंदर कोई 100 करोड़ का घपला हो गया। इज इट अ मटीरियल आइटम और नॉट? यस और नो? यस। वहीं पे इन्होंने क्या किया, इनकम टैक्स के अंदर इन्होंने 2 करोड़ का घपला कर लिया। तो 2 करोड़ का घपला मटीरियल है कि नहीं है? अरे है भाई। जो लीगल चार्जेस होते हैं, ठीक है, टैक्स वगैरह चार्जेस हो गए, स्टैच्यूटरी ड्यूज हो गए, उसके अंदर छोटा सा भी अगर फ्रॉड होता है ना, तो वो आइटम मटीरियल बन जाएगा। तो ये बोलता है साइज एंड नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मान लो कोई उन्होंने छोटा मोटा फ्रॉड करा तो वो चल जाता है। अच्छा चलो छोड़ो, एक कंपनी है जिसका है कागज का काम। किसका है? कागज का काम है। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बुक्स वगैरह बनाते हैं। लेट्स से जो कॉपीज वगैरह आप यूज करते हो ना, जैसे क्लासमेट है, ठीक है, तो क्लासमेट वाले क्या करते हैं, बुक्स वगैरह आपके लिए, नोटबुक्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। अब इनका मान लो 100 नोटबुक गायब हो गई, कोई मटीरियल है, मटीरियल इमटीरियल है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 नोटबुक्स गायब हो जाती है, इतना तो आप उसमें दिखा सकते हो, स्क्रैप में। समझ आ गया? अरे यार बहुत सारा तो इनका स्क्रैप हो जाता है, पता है आपको? इनका है ना 5% स्टॉक तो स्क्रैप में चला जाता है। अभी जो स्क्रैप होते हैं ना, ये एम्प्लॉयज वगैरह यूज कर लेते हैं। जैसे ऑफिस में अपने साथ ही होता है, ठीक है, मेरे साथ क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि अगर फोटो स्टार्ट कर रहे होते हैं या प्रिंट निकाल रहे होते हैं, तो प्रिंट कितनी बार खराब हो जाते हैं। तो जो प्रिंट खराब हो गया ना, उसका पीछे वाला पेज हम लोग यूज कर लेते हैं किसके अंदर, कैलकुलेशंस के अंदर। तो हम लोग प्रिंट के पेजेस को ऑब्वियसली फेंकते नहीं है, ठीक है, हम लोग प्रिंट के पेजेस को निकाल के, ठीक है, उसमें जो वो आता है ना अपना एग्जाम पैड वगैरह आता है ना, वैसे पैड दे रखा है मैंने सारे एम्प्लॉयज को, उसके अंदर लगा दो। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो भी उनको कैलकुलेशंस करनी होती है, जो भी अपने को डायरी में लिखना होता है, वो उसमें मेरे खुद के पास पड़ा हुआ है कि मैं उसमें टू डू लिस्ट लिखता हूँ मेरी। ठीक है, कि मुझे ये काम करना है, ये काम हो गया, टिक टिक टिक, नॉट टिक, ठीक है, मतलब ये काम पेंडिंग चल रहा है तो ये काम करना है। ठीक है, फिर प्रायोरिटी लगा देता हूँ, पी लगा देता हूँ, ये प्रायोरिटी पे होना चाहिए। ठीक है, ये लगा देता हूँ, और जिसके ऊपर नहीं लगा हुआ वो प्रायोरिटी नहीं है। एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए जिंदगी में सबके पास। तो मेरे पास इस तरीके की एक टू डू लिस्ट होती है, मैं हमेशा रोज प्रिपेयर करता हूँ रात को। ठीक है, रोज प्रिपेयर करके फिर उसके बाद ही मैं सोता हूँ। ठीक है, और जो प्रायोरिटी वाले काम होते हैं वो करके सोता हूँ मैं। ठीक है, समझ आया? तो इस तरीके से क्या होता है, एक टू डू लिस्ट बनाता हूँ। अब आपने देखा वो जो पेजेस हैं मेरे वेस्ट हो रहे थे, तो मैंने यहाँ पे, अब मान लो पूरी रिम की रिम गायब हो जाए, तो ये इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा, कि भाई 4 रिम ला के रखी थी, 3 रिम गायब, इतना वेस्ट। समझ रखिए, मेरे लिए मटीरियल हो गया। बट वहीं पे अगर मैं बात करूं किसके बारे में, ठीक है, एक जैसे अपन इसकी क्या नाम है इसका, क्लासमेट के बारे में बात करे थे, तो 100 रजिस्टर, 200 रजिस्टर, 500 रजिस्टर गायब होना, 1000 रजिस्टर गायब होना, इसके लिए मटीरियल है, क्योंकि इसका लाखों करोड़ों का प्रोडक्शन है। वहीं पे अगर एक बात करते हैं अपन तनिष्क की,
उसका जो प्रोडक्ट है ना, उसके 4 आइटम्स गायब हो गए। हाईली मटीरियल है, हाँ या नहीं? सिर्फ 4 ही तो आइटम्स गायब हुए। अरे भाई, जो गायब हुए उसको कहते हैं डायमंड्स। और वो अगर 4 भी गायब हो रहे हैं ना, तो भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एक एक मूवी आई है, अगर आपने नाम सुना, PS1। किसी ने देखी थोड़ी है PS1? चोला डायनेस्टी के ऊपर है। इट्स ए क्लासिकल हिस्ट्री के ऊपर मूवी बनाई गई है। साउथ इंडियन मूवी है, पैन इंडिया है वैसे तो। ठीक है, अब आप समझो, इस मूवी के अंदर है ना, इस मूवी का एक, मैं ऐसे ही वो देख रहा था, कपिल शर्मा शो। तो कपिल शर्मा शो में अगर आपने देखा हो इसका, इसकी जो टीम आई थी, इसकी जो कास्ट आई थी PS1 की, ठीक है, तो मैंने यूट्यूब पे देखा था, कंप्लीट शो नहीं देखा था, बट आई जस्ट सॉ दैट 12 मिनट का एक क्लिप था यूट्यूब पे, हाईलाइट्स वगैरह थी। तो उसके अंदर ये लोग बता रहे थे कि जो इन्होंने बोला कि ऐसे, कपिल तो मजाक में पूछ रहा था कि आपकी इतनी बड़ी बड़ी ज्वेलरी होती है, आप बोलते थे डायरेक्टर को, मणिरत्नम को, मणिरत्नम वॉज द डायरेक्टर, बोलते थे उनको ये भी ओरिजिनल होती, ठीक है, आप तो प्रिंसेस बनी थी। तो दैट गर्ल, ठीक है, जो हीरोइन थी, वो एक्सप्लेन करती है कि बोले नहीं, वो सच में गोल्ड की थी भाई। A to Z जो भी चीजें यूज हुई है, दे जस्ट वांटेड टू कीप दैट पर्टिकुलर थिंग रियल। इसके लिए वो पूरा A to Z सब कुछ गोल्ड का था। बोले हैं, बोले हाँ, बोले फिर उसके लिए, बोले हर हीरोइन के लिए 4 बॉडीगार्ड थे। वो 4 बॉडीगार्ड हीरोइन के लिए नहीं थे, वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स के लिए थे। नाउ इज इट ए मटीरियल आइटम और नॉट? हाँ, मटीरियल आइटम है, हाईली मटीरियल हो गया। तो हाईली मटीरियल हो गया तो साइज एंड नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है भाई। क्लियर हुआ? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम पे आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखो। तो जजमेंट अबाउट मैटर्स, उन मैटर्स के लिए जजमेंट देना है अपने को, डेट आर मटीरियल आर बेस्ड ऑन अ कंसिडरेशन ऑफ अ कॉमन फाइनेंशियल इंटरेस्ट, नीड्स ऑफ यूजर्स एज ए ग्रुप। मतलब एक एक बंदे के लिए मटीरियलिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम पे ध्यान नहीं रख सकते। एज ए ग्रुप आपके लिए क्या आइटम्स मटीरियल है, हमें उन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एज ए ग्रुप आपके लिए कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कौन सा पार्ट मटीरियल है, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे कंपनीज ने स्टैट्यूटरी ड्यूज रख रखे हैं, स्टैट्यूटरी ड्यूज मतलब, ठीक है, टैक्सेस के ड्यूज हैं, जीएसटी के ड्यूज हैं, या लेट्स से कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड कर रखी है या फिर केस कर रखा है। हमारा ये केस हाई कोर्ट में चल रहा है। इज इट अ मटीरियल आइटम और नॉट? ये ग्रुप के लिए मटीरियल आइटम है, इंडिविजुअल पर्सन के लिए? ग्रुप के लिए, पूरी कंपनी के लिए, पूरे यूजर्स के लिए। तो इसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो इट शुड बी डिस्क्लोज वेयर? कंटिंजेंट लाइबिलिटी में, यस और नो? सो क्या इसका प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए? यस सर, इसका प्रॉपर डिस्क्लोजर। तो इंडिविजुअल आइटम के लिए, इंडिविजुअल यूजर के लिए अगर कोई आइटम मटीरियल है तो भाई साहब मैं वो डिस्क्लोजर नहीं दूंगा। मेरे यहां पे जो डिस्क्लोजर जाएगा वो प्रॉपर डिस्क्लोजर उस आइटम का जाएगा, ठीक है, जो कि सबके लिए मटीरियल है। किसके लिए मटीरियल है? दिस इज मटीरियल, इट इज मटीरियल फॉर एवरीबडी। मतलब एटलीस्ट एक ग्रुप के लिए मटीरियल होना चाहिए। समझ आ गया? एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए मटीरियल होना चाहिए। सिंगल आइटम, सिंगल पर्सन के लिए मटीरियल है, उसके प्रॉपर डिस्क्लोजर के बारे में नहीं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम पे जो अपना एफआरएफ के हिसाब से अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, सबसे पहले अपने को स्टडी करना पड़ेगा मटीरियलिटी का मतलब क्या है, जो लोगों के इकोनॉमिक डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जजमेंट करना पड़ेगा साइज एंड मटीरियलिटी, साइज एंड नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट के ऊपर।
ठीक है, कि मटीरियलिटी जो अफेक्ट होता है वो साइज एंड नेचर ऑफ जो मिस स्टेटमेंट होता है उस पर डिपेंड करता है कि साइज बड़ा साइज है ऑब्वियसली वो मटीरियल होगा। बट जैसे कि एक क्लासमेट जैसी कंपनी के लिए 1000 नोटबुक्स, अब 1000 नोटबुक्स आप सोचो कितना बड़ा साइज हो जाएगा, एक ट्रक भर जाएगा, आधा ट्रक, एक टेम्पो भर जाएगा 1000 नोटबुक में, तो वो साइज के हिसाब से तो बहुत मटीरियल हो गया, पर है नहीं वो मटीरियल इतना, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम है कंपनी के लिए। ठीक है, वहीं पे हाँ बहुत ज्यादा अगर नोटबुक्स हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो मटीरियल हो जाएगा। तो इस आइटम की मटीरियलिटी को डिफाइन करने के लिए अपने को नंबर ऑफ नोटबुक्स बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा नोटबुक्स चाहिए। समझ आया क्या? ऑन दी अदर हैंड अगर क्या बात कर रहे हैं, अगर अपन बात कर रहे हैं नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट, ठीक है, नेचर ऑफ आइटम के बारे में बात कर रहे हैं। नेचर ऑफ आइटम अगर क्या है, ठीक है, जैसे कि डायमंड्स टाइप का आइटम है तो उसमें एक की चोरी भी मटीरियल हो जाएगी, दो की चोरी भी बहुत ज्यादा मटीरियल हो जाएगी, गोल्ड वगैरह के ऑर्नामेंट से एक दो की चोरी भी मटीरियल हो जाएगी, जैसा मैंने आपको बताया। फिर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम में मटीरियलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा कि मटीरियलिटी हमें सिंगल इंडिविजुअल के हिसाब से नहीं, ग्रुप के हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रुप के हिसाब से इसका क्या होना चाहिए, डिस्क्लोजर होना चाहिए। समझ आ गया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। अरे यार टाइम हो गया, अब ये वाला कल कराता हूँ मैं, इसके साथ ये पूरा मैटर खत्म हो जाएगा और फिर अगला टॉपिक चालू हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने जो आपको नोट्स लिखवाए ना, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। एग्जाम्पल दे दो सीधे। ये एफआरएफ है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो आपको बताता है एफआरएफ कैसे बनाने हैं। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो बैंकिंग कंपनीज को अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं वो एक एफआरएफ है। एफआरएफ मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क मतलब एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाने हैं। तो डिपेंड करता है, सब कंपनीज के अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, तो जो भी कंपनी है उसको उस हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। समझ आ गया क्या? ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर एक्ट। ऑल राइट, क्लियर? चलिए, अच्छे से समझ आ गया ना? टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो इम्प्लीकेशन है ना, ये अब खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, बट आगे वाले चैप्टर्स पे इसका बहुत इम्प्लीकेशन है। एटलीस्ट वो जो अगला वाला चैप्टर है ना, ऑडिट एविडेंस, उसके ऊपर इसका काफ़ी इंफ्लुएंस आएगा। चलो